हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है ये? भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे बड़े मज़े के साथ आज। ठीक है, क्या टॉपिक है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो, सबसे पहले अपन इसमें स्टार्टिंग करते हैं कि इसका समय काल कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका समय काल कहाँ से कहाँ तक था? 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। इसका समय काल कहाँ से कहाँ तक था सिंधु घाटी सभ्यता का? 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, अब देखो, हमें सबसे पहले इसके बारे में किसने हमारे ध्यान आकर्षित किया? किसके प्रति? सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित किया था सर चार्ल्स मेसन। सबसे पहले सर चार्ल्स मेसन ने सन 1826 में, कौन से सन में? सन 1826 में लोगों का ध्यान सिंधु घाटी सभ्यता की ओर आकर्षित किया। किसकी ओर आकर्षित किया? सिंधु घाटी सभ्यता की ओर आकर्षित किया। देखो, मैं जो लाइनें बोल रहा हूँ ना, ये आपके लिए परफेक्ट नोट्स है। ये क्या है? नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ उसे उतार लीजिए। जैसे पूरी लाइन बोलता हूँ कि सन 1826 में सर चार्ल्स मेसन ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। किसकी ओर? सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो ये लाइन क्या अपने आप में नोट्स है और ये एकदम शॉर्ट नोट्स है। अगर आपको सारा वही है तो वो तो किताबों में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए प्रॉपर निकाल के लाया हूँ क्रीम जो आपके काम आती है, और ये जो मैं लाया हूँ आपको एग्जाम में नंबर दिला के जाएंगे। ठीक है, अपने को नंबर चाहिए, अपने को जॉब चाहिए, अपने को लगे रहना ज़बरदस्त तरीके से और मज़े के साथ हम पढ़ते हैं टॉपिक को। क्या टॉपिक क्या चल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता। समय काल क्या है? 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक बात है। पहला पॉइंट, आप इनको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलिए। पहला पॉइंट क्या है मेरा? पहला पॉइंट है कि सर चार्ल्स मेसन ने सन 1826 में सर्वप्रथम लोगों को ध्यान आकर्षित किया सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। ठीक बात है। अब मैं लेके चलता हूँ इसमें दूसरा पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट लेके चलता हूँ तो मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, आपको बोर्ड नहीं होगा। कहता ना कि इतिहास बोरिंग है, इतिहास को ऐसा बना देंगे इंजीनियरिंग तरीके से कि मजा आ जाए पढ़ के और हमें नंबर भी दिलाए। ठीक है, दूसरा टॉपिक में लेके चलता हूँ। टॉपिक सॉरी का पॉइंट है अपना कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम, मतलब इसको और कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है। तो पहला क्या था? पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप देखोगे कि ये तो ऊपर ही बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता। ये वाला जो नाम है, ध्यान से देखो, सिंधु घाटी सभ्यता ये सर्वाधिक प्रचलन में नाम था। सर्वाधिक प्रचलन में नाम था मेरा। क्या है? सर्वाधिक प्रचलित नाम है ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम है सर्वाधिक प्रचलित नाम है। दूसरा नाम क्या है इसका? देखो, आइए, दूसरा नाम दिया इसको हड़प्पा। क्या नाम दिया? हड़प्पा नाम दिया इसको, हड़प्पा सभ्यता दिया। और ये नाम क्या है? सर्वाधिक सटीक। क्या बोलते हैं? ये नाम सटीक नाम है इसका। अपने कहते हैं ये बहुत सटीक है। तो इसका जो सटीक नाम था वो क्या था? हड़प्पा। समझ में आया? क्या बोला? सिंधु घाटी का सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, सिंधु घाटी का सटीक नाम कौन सा था? तो सोचना ही नहीं है, हड़प्पा। याद ना, ये कोई मैथ तो है नहीं कि कैलकुलेशन करना है, जोड़ गुणा भाग जमा, ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। सीधा पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का सटीक नाम कौन सा है? हड़प्पा। आया ऑप्शन में, टिक, ये नंबर आ गया। ठीक बात है। अब अपन देखते हैं इसके बारे में और भी बातें। ठीक है, तो अपने को इसको जानना है। देखो, इतिहास को इतना इजी बना दूंगा, आपको लगेगा कि वाह मज़ा आ गया एक बार पढ़ के। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप लगातार, और अपने को एग्जाम में नंबर लेने हैं। ठीक है, अपन ने क्या देखा कि इसका समय काल देख लिया, इसके नाम देख लिए। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता ना क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी
कांस्य युगीन तथा कांस्य युगीन तथा आध ऐतिहासिक सभ्यता थी। पॉइंट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन प्लस आध ऐतिहासिक सभ्यता थी। अब इनका मतलब क्या है? कांसा, अपने जो बर्तन काम में लेते हैं ना घर में, वो मैक्सिमम कांसे के बनते थे, तो इसे युग बोलते थे, कांसे का युग। अब देखो कांसा क्या होता है? कांसा किससे बना जाता है? देखो कांसा बनता है तांबा, तांबा जानते हो? तांबा प्लस टिन इक्वल टू कांसा। क्या बनता है? तांबा प्लस टिन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। ठीक बात है। पहली लाइन का मतलब क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन तथा आदेशी कालीन सभ्यता थी। तो इसका मतलब समझ में आया? कांस्य युगीन का मतलब कांसा प्लस टिन इक्वल टू तांबा प्लस टिन इक्वल टू कांसा। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। इसमें दूसरी बात क्या कही गई है कि आदि ऐतिहासिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक सभ्यता ना, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों लेते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के अंदर क्या था? जो लिपि जो आती थी ना काम में, क्या आती थी? लिपि जो काम में आती थी उसको हम पढ़ तो पाए, लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझ पाए। क्या नहीं कर पाए? उसका हम अर्थ नहीं समझ पाए। इसलिए हम क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कि वो कांस्य युगीन तथा आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब क्या है? उस समय हमें जो लिपि मिली, लिखावट मिली, उसे हम पढ़ तो पाए पर उसका मतलब हम कभी नहीं समझ पाए। ठीक बात है। चलो अब अपन देखते हैं इसमें आगे, और बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, पढ़ के अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। इतिहास से दूर नहीं भागना है, बहुत ईजी बना देंगे सब्जेक्ट को आपके लिए। ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? प्रथम नगरीय क्रांति। क्या कहते हैं इसको? प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत आपके लिए मतलब कहते हैं ना कि क्रीम निकाल के लाया हूँ, बाकी सब अलग कर दिया। यही वो चीज़ें जहाँ से पर्सन बनते हैं और बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है। क्या बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके खुदा में नगर मिले बहुत सारे। क्रांति नहीं कहते हैं, इस चीज़ क्रांति आ गई है तो एक से बढ़ के एक दो चार ऐसे में नगर मिले, तो इसे क्या कहा गया? इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया। आया मजा? ऐसे आएगा। चलो आगे चलते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब लेते हैं अपन कि इसका जो क्षेत्रफल था, किसका क्षेत्रफल था? क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग वर्ग किलोमीटर लगभग। ठीक है। ये सीधे सवाल है, इनमें समझने जैसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग था। ठीक बात है। अब आते हैं, ये तो हो गया, इसकी आकृति कैसी थी? आकृति पे आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? दोस्तों बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए, पढ़ के मजा आएगा और नंबर पाओगे और मुझे याद करोगे कि सर से पढ़ा था। बस आपको जुड़े रहना है। अगर आप जुड़ गए फिर चले गए, ऐसा समझ नहीं आएगा। कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहिए, फिर मजा आएगा। आते हैं, क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर इसकी आकृति पे आते हैं, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कौन सी है? त्रिभुजाकार। आकृति कौन सी थी? आकृति है त्रिभुजाकार। आया समझ में? चलिए, यहाँ तक हुआ। अब देखते हैं कि इसका जो क्षेत्राधिकार था किस दिशा में कितना था, अपन उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, दिशा आपको पता ही होगी, इसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं उत्तर, उत्तर या नॉर्थ।
इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं अपन दक्षिण, या बोलते हैं साउथ। इसको बोलते हैं पूरब या ईस्ट। इसको बोलते हैं अपन पश्चिम, या बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, अब इसको मैं बताते हैं कि इसका क्षेत्राधिकार किधर कितना फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ कौन सा स्टेट आता है अपने पास, जम्मू एंड कश्मीर। क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे कौन सी जगह तक फैला हुआ था, जगह है मांडा। जगह का नाम क्या है, मांडा। यहाँ तक फैला हुआ था। ये क्या फैला हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्राधिकार कहाँ तक था, मांडा तक। नीचे आ जाता हूँ, यहाँ कौन सा स्टेट आया मेरे पास में, यहाँ मेरे पास में स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मैंने किससे इंगित किया है, MH। किससे क्या, महाराष्ट्र। सुन लेना ना, महाराष्ट्र लिखा मैंने MH से। और यहाँ पे स्थान कौन सा था, स्थान था देमाबाद। स्थान कौन सा है, देमाबाद। महाराष्ट्र में जगह क्या थी, देमाबाद। उत्तर दक्षिण तक हो गया। आते हैं पूर्व और पश्चिम में। पूर्व में जगह कौन सी है, जगह है आलमगीरपुर। जगह क्या है, आलमगीरपुर। और ये जगह कौन सी आती है, जगह आती है यूपी। कहाँ पड़ता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इस दिशा में मैं कहाँ तक हूँ, आलमगीरपुर यूपी तक इसका क्षेत्राधिकार था। ये जगह आ जाती है पश्चिम। इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें स्थान कौन सा है वो देखते हैं अपन, सूत के गेडोर। जगह कौन सी है, सूत के गेडोर। और जगह कौन सी पड़ती है, जगह पड़ती है पाकिस्तान। कौन सी पड़ती है जगह, पाकिस्तान। बहुत बढ़िया चीज़ है। क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, उत्तर में आता है मांडा, जो कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में कहाँ तक आता है, देमाबाद। देमाबाद कहाँ आता है, अपना महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, पश्चिम में आता है सूत के गेडोर, पाकिस्तान। पूर्व में आता आलमगीरपुर, यूपी। आया समझ में, कोई समस्या नहीं है। ऐसा तो कुछ है भी नहीं कि समझ में नहीं आए। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया आपको, आपके लिए मेहनत की जा रही है फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़िए, मज़ा आएगा। ठीक है, और अपने काम में आएगा। ठीक है, टेंशन और स्ट्रेस लेके अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये जब सभ्यता चल रही थी तो ऐसा तो है नहीं कि अपने हिंदुस्तान या भारत में ही केवल सभ्यताओं की खोज हो रही थी। तो हम क्या देखते हैं, इसके समकालीन अन्य देशों में कौन कौन सी सभ्यताएं की खोज की गई, जिनका बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या है, अन्य सभ्यताएं कौन सी है वो, अन्य सभ्यताएं जो किसके समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली कौन सी थी, सुमेरियन सभ्यता। कौन सी है, सुमेरियन सभ्यता। देखो इनके बारे में हमसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जिस सब्जेक्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व का इतिहास पूछा जाएगा वहाँ ये शब्द बनते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ इनके नाम बता रहा हूँ मैं आपको। नाम बहुत इजी है, सुमेरियन की सभ्यता। दूसरी कौन सी आ जाएगी मेरे पास में, दूसरी मेरे पास में आ जाएगी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। कौन सी होगी, पहली कौन सी थी, सुमेरियन सभ्यता। दूसरी कौन सी होगी, मेसोपोटामिया। और तीसरी है मिस्र की सभ्यता। आपने नाम सुना ही होगा मिस्र का। तो अगर आपने सुना है नाम और ध्यान है आपको, तो ध्यान होगा आपको कि मिस्र में एक अजूबा है। ध्यान आपको, जो मिस्र में है। ठीक है, आपको ध्यान होगा और पता कर लेना। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, तीन सभ्यताएं किसके समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ये चीज़ हमने देखी। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद में क्या होता है, जब हमें इनकी खोज की गई, ठीक है, और खुदाई की गई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता समाज में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। अपन देखते हैं प्रजातियां, क्या देखते हैं अपन, प्रजातियां। ये कहाँ की, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या प्रजातियां थी। उस समय पे सिंधु घाटी सभ्यता समाज में कितने प्रकार की प्रजातियां थी, 4 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी फ्रेंड्स प्रजातियां,
4 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहली प्रजाति थी अल्पाइन। कौन सी थी? अल्पाइन थी। सबसे पहली क्या थी? अल्पाइन। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। दूसरी प्रजाति कौन सी थी? दूसरी प्रजाति थी मंगोलाइड। कौन सी थी फ्रेंड्स? मंगोलाइड। अपने को लूज नहीं होना है, ठीक है। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, देखो ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा पढ़िए, इसके बाद में ऐसी ट्रिकें लगाऊंगा, इतना इजी बना दूंगा इसको, आप बोलोगे कि मज़ा आ गया सर। ठीक है, तो ये तो देखो है। इसके बाद देखिए अभी नीचे इसमें स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स ही ट्रिक्स, मज़ा आ जाएगा, धमाकेदार ऑफर। ठीक है, तीसरी कौन सी थी मेरे पास में? प्रोटो ऑस्ट्रालाइड। प्रोटो ऑस्ट्रालाइड। तीसरी प्रजाति कौन सी थी? प्रोटो ऑस्ट्रालाइड। समझ में आया फ्रेंड्स? टोटल 4 प्रजातियां हैं। कौन कौन सी देख चुके हैं? अल्पाइन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रालाइड। और चौथी प्रजाति कौन सी है प्यारे दोस्तों? चौथी प्रजाति है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। देखो फ्रेंड्स, ये जो प्रजाति है सर्वाधिक पाई जाती थी उस समय। क्या पाई जाती थी? सर्वाधिक पाई जाती थी। इसका अलग ही महत्व था। क्यों महत्व था? क्योंकि इन चारों प्रजातियों में ये जो प्रजाति है भूमध्य सागरीय सबसे सर्वाधिक पाई जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। और मज़े के साथ हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में से ऐसा पढ़ा देंगे कि नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखोगे पाओगे, कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये हमने देखा। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे थे सर, उनका नाम क्या था? आप इसको चाहो तो नोट डाल के लिख लेना, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या है? बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने सर्वप्रथम लंदन वीकली समाचार पत्र, जो कहाँ चलता था? यूएस में, क्या किया? सर जॉन मार्शल ने सन 1924 में, कब की बात है? सन 1924 की। क्या बोला गया था कि सर जॉन मार्शल ने सर 1924 में सर्वप्रथम समाचार पत्र लंदन वीकली में सिंधु घाटी संपदा को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। इस संपदा को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। और कब दिया? 1924 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के लिख लेना। मैं फिर से बोल देता हूँ पूरा, आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है सर जॉन मार्शल ने सन 1924 में सर्वप्रथम समाचार पत्र लंदन वीकली में इस संपदा को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। क्या दिया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। आया समझ में? देखो ये यहाँ तक होता है ख़त्म, लेकिन अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता से खोजे गए स्थल, उनके बारे में जानना है। आओ शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से खोजे गए स्थल। ठीक है, अब आएगा मज़ा। ऐसी ट्रिकें लगाऊंगा, कहोगे सर मज़ा आ गया। ठीक है, अपन चलते हैं खोजे गए स्थल। कहाँ से खोजे गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। क्या खो गए? सिंधु घाटी सभ्यता से खोजे गए स्थल। खोजे गए स्थल कौन कौन से हैं? आएगा मज़ा फ्रेंड्स, आएगा, रखो सब्र, आएगा मज़ा। ऐसे बना देंगे हिस्ट्री को कि आहा मज़ा आ गया। ठीक है, सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। हड़प्पा खोजा गया था। और इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? सन 1921 में। मित्रों मज़ा आ रहा है? आएगा मज़ा। इसकी खोज कब हुई थी? सन 1921 में। ठीक बात है। अब देखो इसका खोजकर्ता कौन था, ये किस नदी के किनारे है, उस बारे में एक ट्रिक बनाई है बहुत ही शानदार। उससे मैं आपको 1 सेकंड में
सेकंड तो लगने का काम ही नहीं है मित्रों, मज़ा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं ट्रिक लिखता हूँ आपके सामने, आप कहोगे कि सर मज़ा आ गया। ट्रिक देखिए आप, तो ट्रिक क्या लगाई अपन ने इसके लिए। ट्रिक है अपने पास इसमें, हरा हरा मोंटू। ट्रिक क्या है, हरा हरा मोंटू, ये ट्रिक है। और ये हमारा ख़त्म हो गया कि कौन खोज करता था, किसने खोजा, किस नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिए अपन इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये क्या है, इस पहले है का मतलब क्या है, हड़प्पा। ठीक है, रा का मतलब क्या है, इसका जो खोज करता था कौन था, राय बहादुर। कौन था, राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन था फ्रेंड्स, राय बहादुर दयाराम साहनी। है का मतलब हड़प्पा, रा का मतलब राय बहादुर दयाराम साहनी। ये कौन था, सिंधु घाटी से इस हड़प्पा का खोज करता था। समझ में आया, है का मतलब हड़प्पा, रा का मतलब राय बहादुर दयाराम साहनी। फिर आते हैं है पे, है का मतलब फिर से हड़प्पा। ठीक है, फिर आ जाएगा रावी नदी। रावी नदी कि ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो क्या आ जाएगा, रावी नदी। फिर मोंटू का मतलब क्या है, देखिए मोंटू का मतलब है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। क्या है कि अभी किस जगह पर ये मौजूद है। तो क्या ट्रिक थी फ्रेंड्स कि मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, अभी वहाँ पर ये मौजूद है। क्या ट्रिक हो गई है इसके याद करने की, खोज करता कौन था, हरा हरा मोंटू। क्या है का मतलब हड़प्पा, रा का मतलब राय बहादुर दयाराम साहनी, कौन था, इसका खोज करता था। फिर है का मतलब आ जाएगा हड़प्पा, रा का मतलब क्या जाएगा, रावी नदी, किस नदी पे किनारे है। मोंटू का मतलब क्या क्या, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, अभी ये कहाँ पर मौजूद है। आया मजा दोस्तों। एक चीज़ और सिखाते हैं आपको, देखिए अब वो चीज़ क्या है कि ये तो हमने पता कर लिया हड़प्पा सभ्यता है। अब यहाँ से क्या है कि हमें इसकी जब खुदाई हुई, खोज की गई तो हमें अवशेष मिले। क्या मिले हमें मिले अवशेष। उन अवशेषों को याद करने की बहुत ईजी ट्रिक बना रखी है अपन ने। क्या मिले खुदाई में, क्या मिले हमें, अवशेष मिले। फ्रेंड्स बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगी आपको आराम से। ठीक है, हमें क्या मिले, अवशेष मिले। कहाँ से, हड़प्पा की खुदाई में। उस अवशेषों के लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी ट्रिक। ठीक है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ट्रिक क्या है, 1237 कल का श्रम। ठीक है, ट्रिक क्या है, 1237 कल का श्रम। एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, इनको हटा के थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ये पूरा एक साथ ही आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा लेते फटाफट से। फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रा ये बता देना आप मुझे कि हाँ भाई सर मज़ा आ गया, आपको अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी अपने पास में, ट्रिक है 1237 कल का श्रम, ये मेरे पास में ट्रिक है। अब मैं आपको फटाफट से इसके बता देता हूँ कि मीनिंग क्या है, मज़ा आएगा फ्रेंड्स। देखिए 1237, पहला 12 है ना, क्या है 12। इस 12 का मतलब क्या है, वहाँ पे 12 कमरों का हमें क्या मिला, अन्नागार मिला। क्या मिला, अन्नागार मिला। अन्नागार कैसे कहते हैं पता फ्रेंड्स, जहाँ हम अन्न को रखते हैं, बड़े बड़े कमरे मिले, 12 कमरे मिले बड़े बड़े, जहाँ केवल अन्न को रखा जाता है, अन्नागार। कहाँ से मिले, हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले, 12 कमरों का अन्नागार मिला। बहुत इजी है, आएगा 37 का मतलब क्या है, एक एक चीज़ आपके दिमाग में फिट कर दूंगा और समझ में आएगी। ठीक है, 37 का मतलब क्या है, हमें वहाँ कब्रिस्तान मिला, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था R37 कब्रिस्तान। क्या लिखा हुआ था, R37 कब्रिस्तान लिखा हुआ था। 2
इनका मतलब पता पड़ा 12 और 37 का, 12 कमरों का अन्नागार था और 37 कब्रिस्तान था। फिर आएगा कै का मतलब क्या है, देखो कर्मचारी आवास, कर्मचारी आवास। वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते थे और जिस आवास में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्मचारी आवास। आ रहा है मज़ा फ्रेंड्स? मज़ा आ रहा तो मज़ा लीजिए और आगे बढ़िए। कै का मतलब समझ में आ गया आपको? फिर आता है लय। देखो कै तक हो गया, अब आते हैं लय के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, लय का मतलब वहाँ पे क्या मतलब, एक लकड़ी का ताबूत मिला। समझते हो ताबूत? ताबूत मिला लकड़ी का। क्या मिला हमें? लय से लकड़ी का ताबूत मिला, लकड़ी का, लकड़ी का मिला ताबूत। देखो फ्रेंड्स कितनी जी ट्रिक है। 12 से 33 कल का श्रम, दोबारा बोलिए, मन शांत रखिए। 12 से 33 कल का श्रम, एक सेकंड में याद हो गई। क्या हो गई? ट्रिक है 12 से 33 कल का श्रम, कोई इशू नहीं। 12 का मतलब 12 कमरों का अन्नागार मिला, 37 यानी R37 कब्रिस्तान मिला, उसमें कब्रिस्तान भी लिखा हुआ था R37। ठीक है, फिर क्या है कै यानी कर्मचारी आवास मिला हमें वहाँ पे। फिर क्या मिला हमें? लय, लकड़ी का ताबूत मिला। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स यह आ जाएगा का मतलब क्या है? कांसे की इक्का गाड़ी। कांसा समझते हो ना, अभी बताया आपको। कांसा किससे बनता है? तांबा प्लस टिन, क्या बन गया? कांसा। कांसे के बर्तन बनते थे पहले, मतलब मैक्सिमम जो बर्तन वगैरह थे वो कांसे के बनते थे। ये कांस्य युगीन और आदेशीकालीन सभ्यता है। बताया ना कांसा क्या होता है आपको, वही है। क्या मिली हमें? एक कांसे की इक्का गाड़ी मिली, कांसे की इक्का गाड़ी। आ रहा फ्रेंड समझ में? क्यों नहीं आएगा? बहुत ईजी कर दिया आपके लिए। आ गया? का मतलब कांसे की इक्का गाड़ी मिली। यहाँ तक हो चुका फ्रेंड्स। अब आते हैं अपन श्रम पे। श्रम देखिए, श्रम का मतलब क्या है? श्रृंगार पेटी। श्रृंगार पेटी समझते हो? जिसमें सौंदर्यकरण के साधन हम रखते हैं। क्या? सजने संवरने के सामान, श्रृंगार पेटी हम जिसमें रखते हैं उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार पेटी। देख लीजिए फ्रेंड्स, उस समय भी श्रृंगार होते थे और उसके लिए भी अलग से पेटियाँ बनी होती थी जिनमें इनका सामान रखा जाता था। ठीक है, कहाँ तक हो गया? स तक हो गया। फिर आते हैं हम मैं के ऊपर। ठीक है, आप बता सकते हो मैं का मतलब क्या हो सकता है? नहीं पता? देखिए क्या है? 12 कमरों का अन्नागार, R37 कब्रिस्तान। कै का मतलब कर्मचारी आवास, लय का मतलब लकड़ी का ताबूत, का मतलब कांसे की इक्का गाड़ी, सै का मतलब श्रृंगार पेटी। लास्ट क्या बच गया? मैं बच गया। मैं का मतलब मैं ही बता देता हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं बताएंगे? ठीक है, मैं का मतलब होता मोहरे। मोहरे समझते हो आप? मोहरे मिली जब अपने काल में राजा महाराजा मोहरे छपवाते थे, अपने अलग अलग चिन्ह और निशान उनके ऊपर लगाते थे। जैसे सम्राट अशोक, याद होगा आपको ज़रूर कि सम्राट अशोक के अलग सिक्के चलते थे, उस पर अलग से मोहरें लगी रहती थी। तो हमें उस टाइम मोहरें मिली। क्या? अभिलेख युक्त। अभिलेख समझते हो फ्रेंड्स? अभिलेख युक्त, जिनके ऊपर अलग से छपाई हुई थी या कढ़ाई की हुई थी। क्या मिली हमें? मोहरें मिली अभिलेख युक्त। आया मजा? देखिए हमने क्या बोला कि हमें अवशेष मिले, हमने उसकी ट्रिक बनाई। ट्रिक क्या थी? 12 से 33 कल का श्रम। बहुत ही ट्रिक है। एक एक वर्ड का मतलब क्या है? 12 यानी 12 कमरों का अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? जहाँ पर अन्न रखा जाता है, बड़े बड़े कमरे। अन्न यानी धान जो हम खाते हैं, अन्नागार हो गया। उसके बाद 37 का मतलब क्या है? R37 कब्रिस्तान मिला, जिसपे R37 कब्रिस्तान लिखा हुआ था। आया समझ में? फिर क्या है? कै का मतलब क्या है? कर्मचारी आवास, जहाँ काम करने वाले कर्मचारी उसमें रहते थे। आया समझ में? फिर लिखा हुआ है लय। लय का मतलब क्या? मतलब एक लकड़ी का ताबूत मिला हमें वहाँ। ये सब साक्ष्य हैं, अवशेष है जो हमें वहाँ खुदाई में मिले। ठीक बात है। क्या मिला? लकड़ी का ताबूत। फिर आता है का मतलब क्या है? कांसे की इक्का गाड़ी मिली। क्या मिली? कांसे की इक्का गाड़ी। समझ में आया? फिर आता है श्रय। श्रम का क्या है? श्रृंगार पेटी, जिसमें सजने संवरने सौंदर्यकरण के सामान रखे जाते थे, उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार पेटी। फिर क्या आता है? मैं का मतलब क्या? मोहरें अभिलेख युक्त। ठीक है फ्रेंड्स, ये था ये। इसके बाद में अपने पास इसके और भी जो हमें खुदाई में मिली सभ्यताएं,
वो है अपन उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, सिंधु घाटी सभ्यता के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अपने को जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं ना, उसका कैसे पता करते हैं कि ये कितने साल पुरानी है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था फ्रेंड्स, उनका नाम था बिलियार्ड लिब्बी। क्या नाम था उनका? नाम था बिलियार्ड लिब्बी। ठीक है फ्रेंड्स, देखना ज़रूर, बिलियार्ड लिब्बी उनका नाम था। और उन्होंने क्या दिया? C14। ये उन्होंने चीज़ दी। किसने दी? बिलियार्ड लिब्बी ने। बोला कोई भी वस्तु हो, XYZ, इंसान हो, गाड़ी, मोटर, बंगला, बैंक पैसा वैसा, उसमें C14 की मात्रा ज़रूर होती है, ठीक है। इससे हम पता लगाते हैं कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। अगर C14 की मात्रा हो 50%, क्या हो? अगर C14 की मात्रा हो 50%, तो वो वस्तु कितनी पुरानी होगी? 6000 साल पुरानी होगी। कितनी होगी? 6000 साल पुरानी, ठीक है। और अगर C14 की मात्रा होगी 25%, तो वो वस्तु होगी 9000 साल पुरानी। ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, शानदार चीज़ है। तो क्या था? कार्बन 14 C14 किसने दिया? हमें दिया बिलियार्ड लिब्बी ने। और हमारे क्या काम आती है? पुरानी वस्तुओं का पता लगाने, चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। तो अगर उसकी मात्रा 50% है तो कितनी पुरानी? 6000 साल पुरानी है। 25% उसकी मात्रा है, 9000 साल पुरानी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मज़ा आया पढ़ के। सेकंड पार्ट में देखते हैं और कौन कौन से स्थल खोजे गए। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।